Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics। NCERT माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने जो स्टार्ट की थी, चैप्टर सेकंड का सेकंड पार्ट आज हम करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम यूटिलिटी का कंसेप्ट कर चुके हैं, जिसमें टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी जो हमने की थी, कार्डिनल में ही ये टोटल एंड मार्जिनल बताया गया था विद डायग्राम एंड विद टेबल। मैंने आपको ये करवाया है। इससे पहले वाला जो पार्ट है प्लेलिस्ट में आप चेक कीजिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर सेकंड थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पार्ट 1, इस नाम से आपको ये मिलेगा। आप वो देखकर उसके नोट्स बनाइए, ध्यान से समझिए, क्योंकि कार्डिनल यूटिलिटी जब हम करेंगे तभी हमें ऑर्डिनल जो कंसेप्ट है वो समझ में आएगा। आज हम करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण जिसको कहते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी, हिंदी में कहेंगे क्रमवाचक उपयोगिता। ये देखिए, गणनावाचक उपयोगिता समझने में आसान है। उपयोगिताओं को संख्याओं के रूप में मापना एक बड़ा दोष है। जैसे मैं कह दूं कि वास्तविक जीवन में अगर हम बात करें यूटिलिटी को मापने की, तो हम संख्या में नहीं कह सकते कि मैंने सेब खाई तो मुझे 1 आनंद आया, या मुझे 2 संतुष्टि मिली, या मुझे 4 संतुष्टि मिली। हम ऐसे नहीं कह सकते। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि मुझे सेब खाने से संतरे के कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, तो हम रैंक दे सकते हैं कि सेब और संतरा अगर हम ले रहे हैं 2 चीज़ें, या फिर आम या केला हम ले रहे हैं 2 चीज़ें, तो इन दोनों में से हम रैंक दे सकते हैं कि हम कौन से वाली चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो वो हम ऑर्डिनल में ही पढ़ेंगे। तो कार्डिनल का एक यही सबसे बड़ा दोष है कि उसको संख्याओं में नहीं मापा जा सकता। अब ऐसे ही अगर हम बात करें, उपभोक्ता उपयोगिता को संख्याओं में नहीं मापता, बल्कि वो क्या करता है, बंडलों को क्रम देता है, ऑर्डर देता है, रैंक देता है। बंडलों के सेट में उपभोक्ता विमानों को अगर हम देखें तो डायग्राम से दिखाया गया है कि जो उपभोक्ता का समान उपयोगिता है प्रदान करने वाले बंडलों का प्रतिनिधित्व करता है। अब आप देखिए, ये डायग्राम है, इंडिफरेंस कर्व इसमें दिखाया गया है कि एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, यहाँ पर बनाना, मतलब हम गुड एक्स भी लिख सकते हैं और यहाँ पर गुड वाई भी लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल आपकी बुक में आम और केले का है, तो यहाँ हमने मैंगो और यहाँ पर बनाना ये ले लिया है। जैसे ही हम अपने सारे संसाधन आम पर लगाते हैं, देखिए, फिर बनाना की जो मात्रा है वो कुछ नहीं ली जाएगी, क्योंकि हमने सारे साधन यहाँ लगा दिए। अगर हम एक बनाना लेना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा भाई, 1 बनाना और 15 आम। अगर हम एक और बनाना लेना चाहते हैं तो हमें आम पहले से कम करने पड़ेंगे। एक और बनाना लेना चाहते हैं, आम पहले से कम करने पड़ेंगे। अगर एक और बनाना लेना चाहते हैं तो आम पहले से और कम करने पड़ेंगे। अगर हम इन पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये इंडिफरेंस कर्व है, जो कि आपका कॉन्वेक्स शेप में है। ठीक है, और इसको एक बार बता देती हूँ मैं। ये देखिए, ये कॉन्वेक्स है, क्योंकि जब हम इतनी यूनिट अगर हम गुड वाई की ले रहे हैं और इतनी एक्स की ले रहे हैं, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर वाई है, अगर हम एक्स की एक ज़्यादा लेना चाहते हैं तो वाई की हमें ज़्यादा छोड़नी पड़ेगी। एक्स की एक और यूनिट लेना चाहते हैं, वाई की हमें पहले से कम छोड़नी पड़ेगी। अगर एक और एक्स की यूनिट लेना चाहते हैं तो वाई की हमें पहले से और भी कम छोड़नी पड़ेगी। ये देखिए, जो ये यहाँ पर दूसरी वस्तु को छोड़ने की दर है, ये हर बार कम हो रही है। ये गैप देखो, पहले इतना था, फिर इतना है, और फिर बिल्कुल छोटा, मतलब थोड़ा सा ही गैप है। इसका मतलब क्या है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो क्या है, हर बार कम हो रही है। इसलिए इंडिफरेंस कर्व यानी कि अंधिमान वक्र, इसकी जो शेप है वो क्या होती है, कॉन्वेक्स होती है। अब आपको मैं ये जो थ्योरी साइड में दे रखी है ये समझा देती हूँ। ये देखिए, उपभोक्ता को एक सभी बिंदु हैं ए बी सी डी समान स्तर पर, इंडिफरेंस कर्व वही तो है, तटस्थ वक्र वह वक्र है जो उपभोक्ता के 2 वस्तुओं के संयोगों विभिन्न बिंदुओं को दिखाता है और इन पर संतुष्टि समान मिलती है। देखो, अगर वो 9 आम और 4 केले ले रहा है ना, तब भी वो इतना ही संतुष्ट है जितना वो 15 आम और 1 केले से है। ये जो सेटिस्फेक्शन है वो हर एक पॉइंट पर क्या है, इक्वल है, इक्वल सेटिस्फेक्शन।
ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वह दर है जिस पर उपभोक्ता आमों के स्थान पर केलों को प्रतिस्थापित करेगा, लेकिन उसकी उपयोगिता हर बार क्या रहेगी, समान रहेगी। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला है, अगर हम x को लेना चाहते हैं तो हमें y को छोड़ना पड़ेगा, यानी कि गेन इन x देन लॉस इन y। अगर हमें x में गेन करना है, पाना है उसको, तो y को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा। अब यहाँ से टेबल में देखिए, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अभी मैंने बताया कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये गिर रही है। देखिए 3 2 1 रेशो, पहले 1 के बदले 3, फिर 1 के बदले 2, फिर 1 के बदले 1, यानी कि 3 2 1 ये रेशो क्या हो रही है, हर बार कम हो रही है। इसका मतलब डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। एक वस्तु ज़्यादा लेना चाहते हैं तो पहले वाली से हमें उतनी यूटिलिटी नहीं मिल रही, इसलिए फिर हम मतलब दूसरी यूटिलिटी जो लेना चाहते हैं, किसी वस्तु दूसरी चीज़ को लेना चाहते हैं, मान लीजिए ये x है वस्तु, इस x को जब हम लेते जाते हैं एकदम तो हम y को ज़्यादा छोड़ने के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जब हम x को और लेते हैं तो फिर हम x से मिलने वाली जो यूटिलिटी है हमारी, वो हमें इतनी मतलब ठीक ठीक ही मिलती है, इसलिए हम पहले वाली को फिर ज़्यादा छोड़ने के बजाय पहले वाली को हम पहले से कम छोड़ना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले भी प्लेलिस्ट में आप चेक कीजिए, बहुत पहले मैंने बिल्कुल ये डिफरेंस कर्व वाला आपको समझाया था, यूटिलिटी वाला, जिसमें ऑर्डिनल यूटिलिटी है, उसका लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ भी ये डायग्राम बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है अपने ही चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स पर, तो आप वहाँ से भी इस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जब बात करें हम कि 5 रुपये के नोटों की संख्या 1 2 3 4 5 और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या ये है, तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर हर बार 1 1 1 है। इसका मतलब कि इन संयोगों के बीच उपभोक्ता क्या है, तटस्थ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको 5 रुपये का सिक्का मिले या 5 रुपये का नोट, क्योंकि 5 रुपये के नोट और 5 रुपये के सिक्के चलने तो उतने में ही है। तो यूटिलिटी हर के लिए कितनी है, एक अगर सिक्का लेना चाहता है तो एक ही नोट का वो त्याग करेगा। ये दोनों वस्तुएं पूरी तरह से प्रतिस्थापन है, और इसलिए इनको कैसा दिखाया गया है, सीधी रेखा से दिखाया गया है। आप ये देखिए, जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल है हर जगह, 1 के बदले 1, तो ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये इंडिफरेंस कर्व है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, कॉन्वेक्स नहीं है, ना कॉनकेव है, ठीक है। कॉनकेव तो कभी इंडिफरेंस कर्व होता ही नहीं, कॉन्वेक्स नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अब उसके बाद है इंडिफरेंस मैप। अभी देख लेते हैं, उपभोक्ता निधवानों में मान लिया जाता है 2 बंडल हैं, x1 x2 y1 y2, तो x1 x2 बंडल में कम से कम एक वस्तु हो और y1 y2 की तुलना में अन्य वस्तु की कम मात्रा न हो, तो उपभोक्ता y1 y2 की बजाय x1 x2 को ही प्रेफरेंस देता है, और इस प्रकार इसको मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहा जाता है, हिंदी में एक दिष्ट अधिमान। उपभोक्ता किन्हीं 2 बंडलों में से उस बंडल को प्रेफरेंस देगा जिसे इन वस्तुओं में से कम एक वस्तु की अधिक मात्रा हो। x1 x2 y1 y2 2 बंडल हैं, तो वो किसी एक बंडल को या तो इसको जब प्रेफरेंस देगा जब कोई एक मात्रा दूसरे बंडल से उसको ज़्यादा मिल रही होगी। जब कोई चीज़ हमें ज़्यादा मिलेगी तभी प्रेफरेंस देंगे ना। इंडिफरेंस मैप क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये देखिए IC1 IC2, जितना ऊपर जाएंगे उतना सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता जाएगा, लेकिन एक ही कर्व पर अलग अलग पॉइंट पर सेटिस्फेक्शन इक्वल होती है, अलग अलग कर्व पर सेटिस्फेक्शन बढ़ती जाती है ऊपर की तरफ जाएंगे तो। और इस ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इसी को क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप। अब कुछ इंडिफरेंस कर्व की हम विशेषताएं देख लेते हैं। जो इंडिफरेंस कर्व है ये दाएं से बाएं नीचे की ओर ढलवा होते हैं, दाएं से बाएं नहीं, बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा होगा। जैसे ये देखिए, ये इधर जब हम डायग्राम ऐसे बनाते हैं तो ये बाएं से दाएं की तरफ आ रहा है, ठीक है ना, तो ये नीचे की तरफ होगा। उसके बाद है, जितना ज़्यादा ऊपर की तरफ हम जाएंगे उतना ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। अभी मैंने बताया था जितना ऊपर की तरफ जाएंगे सेटिस्फेक्शन बढ़ रही है।
जो भी दो इंडिफरेंस कर्व है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटते। जो दो इंडिफरेंस कर्व है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, ठीक है। ना ही इनका पैरेलल होना ज़रूरी है, ये पैरेलल होने ज़रूरी नहीं है। ये ऐसे भी हो सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकते हैं। और इंडिफरेंस कर्व ना तो कभी वाई एक्सिस को टच करता है और ना ही कभी ये एक्स एक्सिस को टच करता है। ये हमेशा ऐसे बीच में रहता है क्योंकि ये दोनों वस्तुओं की मात्रा को दिखाता है, ठीक है। कल हम करेंगे उपभोक्ता का बजट, जिसमें हम करेंगे बजट लाइन। कैसे बजट लाइन प्राइस में चेंजेस होने की वजह से शिफ्ट होती है, इनकम में चेंज होने की वजह से शिफ्ट होती है, और फिर इसका इक्विलिब्रियम। फिर डिमांड का कंसेप्ट आ जाएगा, डिमांड की थ्योरी हम पढ़ेंगे। अलग अलग गुड, कौन कौन सी गुड होती हैं, वो थ्योरी ऑफ डिमांड अलग से है। फिर मार्केट डिमांड है, फिर इलास्टिसिटी डिमांड है। तो ये वाला चैप्टर आपका मतलब एक यूनिट है प्रॉपर, ठीक है। तो इसमें हमें ये नहीं देखना है कि ये कई पार्ट में कंप्लीट होगी, लेकिन हम अच्छे से इसको करेंगे। कार्डिनल यूटिलिटी का पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 2 अब होगा ऑर्डिनल यूटिलिटी का, और पार्ट 3 में हम करेंगे उपभोक्ता का बजट या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जो बजट लाइन पहले हमें उसके लिए सीखनी पड़ेगी, उसके बाद फिर हम डिमांड, और फिर उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये यूनिट है आपकी, पूरी एक चैप्टर ना कहकर ये यूनिट है जिसमें हम सभी टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ आए हैं सारे कंसेप्ट। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।